हेलो जय हिंद। आज के सेशन में हम 20 MCQ को देखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे और वो क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके हर शिफ्ट में लगभग रिपीट करता है। यह एक छोटा पैकेट 12 धमाके के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें हम कवर तो करते हैं 20 क्वेश्चन केवल, लेकिन इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। क्या 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं? तो बिना देरी किए हुए आइए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। और एक चीज़ आपके एग्जाम में देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट करे या ना करे, कंसेप्ट जरूर रिपीट करता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक, पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? तो यह चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो एक तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। क्या एक तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य हो गए। ठीक, राज्यसभा के सदस्य हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। और इसमें ध्यान रखिएगा निर्वाचित केवल सदस्य भाग लेते हैं। क्या निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक, दिल्ली डीपी से याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्या इसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं जी? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो आपका लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया, और तीसरा स्वयं ये राष्ट्रपति होते हैं। और कोई भी विधेयक, कोई भी कानून तब बनता है, कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं कुछ रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा से होता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि इसमें संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें हम एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और प्लस क्या होता है कि विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य। ओके, निर्वाचित सदस्य। क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं? तो इसमें नहीं लेते हैं। कितने राज्य में विधान परिषद आता है? केवल 6 राज्य में, 6 राज्य में है। ठीक है, कौन कौन है? तो अगर हम बात करते हैं तो यूपी है, बिहार है, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कौन है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, और एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और इसकी चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन संभव है कि नहीं है? इसकी 457 में है कि कोई भी व्यक्ति एक टाइम तक राष्ट्रपति बन सकता है, यानी यह निश्चित नहीं है कि वो 2 बार ही बनेगा, 3 ही बार बनेगा, वो जितना बार जीतेगा उतना बार बनेगा। ठीक, जितना बार उसका चयन किया जाएगा उतना बार क्या होगा? वो राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान जो राष्ट्रपति कौन है? तो यही है, द्रौपदी मुर्मू ही है। ठीक है, और देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। ठीक, राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर हम संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं तो कौन होते हैं? तो वे राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक, अब इन जो द्रौपदी मुर्मू है कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। ठीक, 2 नंबर प्रश्न है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है? ठीक, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि दक्कन का पठार किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बना हुआ है? ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना हुआ है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ? भारत को कौन सा भाग दक्कन कहलाता है? भारत की अगर हम प्रदेश की बात करें कि जो कि दक्कन कहलाता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दक्कन वाला क्षेत्र कहलाता है। ये वाला कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बना हुआ है? तो बेसाल्ट। किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बना हुआ है? तो बेसाल्ट। ये वाला पश्चिमी तट कहलाता है,
ये पश्चिमी तट कहलाता है, पश्चिमी तट कहलाता है। और पश्चिमी तट कहीं ये वाला जो यहाँ तक पार्ट है उसको हम मालाबार तट बोलते हैं। क्या? मालाबार। केरल का माला, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो पूर्वी तट होता है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के साइड में है। ठीक है, कोरोमंडल तट। ओके, तो किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बना हुआ है जी? दक्कन का पठार, तो ये बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना हुआ है। कितने? तो बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो यह एक ज्वालामुखीय चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? तो ज्वालामुखीय चट्टान है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। क्या? इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह काली मिट्टी के निर्माण में सहायक है। किस मिट्टी के निर्माण में? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगुर मिट्टी होता है। कपास की खेती के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मृदा होता है, मिट्टी होता है? तो वो काली ही मिट्टी होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कपास की खेती के लिए क्या होती है, यह उपयुक्त होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। किस भारत में स्थित है? प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? तो जो तीन साइड से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो कि क्या हो, तीन साइड से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, इधर कौन सा है? तो अरब सागर है। इधर कौन सा है? अरब सागर है। इधर हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। और पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है। पूरब साइड में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो लावा प्रवाह से हुआ। किससे हुआ? तो लावा प्रवाह से हुआ। यह भारत का प्राचीन भूभाग है। सबसे अगर प्राचीन भूभाग की बात करते हैं तो कौन है? यही है। अगर सबसे नवीन भूभाग की बात करते हैं तो कौन है? हिमालय पर्वत है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ कई खनिज पाए जाते हैं। क्या? यहाँ पर कई प्रकार की खनिज पाई जाती है और पठार में अनेक नदियाँ भी बनती है। पठार उसको बोलते हैं जिसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, वो छत जैसा होता है। ठीक है, छत जैसा होता है। जबकि पर्वत किसको बोलते हैं? वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं उसका क्या होता है, ये आकार जो होता है इस टाइप के उल्टा भी की तरह ये बनते चला जाता है। ठीक है, यानी सुरंग टाइप का हो जाता है उसमें। ठीक, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि 20 में आपके कितने सही होते हैं और आपका टारगेट 20 में 20 में 20 होना चाहिए। क्या आपका टारगेट कितना होना चाहिए? तो 20 में 20 होना चाहिए। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये कब होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 1919 में होता है। कब होता है जी? तो 1919 में होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। ठीक, 1917 में क्या होता है? तो चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी का प्रथम भारत में सत्याग्रह कब किया जाता है? और प्रथम आंदोलन की बात करते हैं तो चंपारण से ही शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू करते हैं? तो 1917 में शुरू करते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है जी? 13 अप्रैल। कौन सा क्षेत्र होता है? तो पंजाब का अमृतसर होता है। पंजाब का अमृतसर होता है। जनरल डायर ने किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर ने क्या करती है? गोली चलवा देती है। ठीक है, इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और इसी जो एक घटना हुआ था, इसी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को लौटाया। क्या? नाइटहुड की उपाधि को क्या करते हैं? ये लौटा देते हैं। और इसी के जांच के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया जाता है? तो हंटर आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? तो हंटर आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 की बात हो रहा है। आपके परीक्षा में, आपके शिफ्ट में लगभग एक प्रश्न अनुच्छेद से रहता है। ठीक, तो इसको कवर करके ही जाइएगा। ठीक, तो भारतीय संविधान अगर 370 की बात करते हैं तो किससे संबंधित है? तो 370 जम्मू एंड कश्मीर से। किससे संबंधित है जी? तो जम्मू एंड कश्मीर से है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसके कारण इसे किस प्रकार के राज्य का दर्जा मिला हुआ था? विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। किस प्रकार के राज्य का दर्जा मिला हुआ था? तो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। और उसी के कारण अलग संविधान की व्यवस्था थी। और अलग संविधान तो था ही, अलग झंडा भी था। केंद्र के सीमित अधिकार थे। केंद्र के पास अगर उस राज्य के प्रति क्या थे? सीमित अधिकार थे। और इसको हटाया कब जाता है? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया जाता है। कब हटाया जाता है? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया जाता है। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन होता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। कौन? जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बनता है। ठीक, अब इन वर्तमान में कितने यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
तो जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड जो है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी दूध से ही संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं, इसके जनक कौन है तो वर्गीज कुरियन है। इसके जनक की बात करते हैं कौन है तो वर्गीज कुरियन है, ठीक है। और दूध में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर विटामिन की बात करते हैं तो अगर पोषक तत्व की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। क्या सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। चलिए, और दूध कौन से विटामिन का सबसे घटिया स्रोत है तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है, यानी नहीं होता है, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। अमूल ब्रांड इसमें क्या है, प्रमुख है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है, मतलब नंबर 1 है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, 1 नंबर पर है, ठीक है। 1970 में क्या होता है, अब ऑपरेशन फ्लड शुरू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि 94वां प्रश्न है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह की बात करते हैं तो ये बुध है, ठीक है। और सबसे जल्दी चक्कर लगा कौन लेता है तो बुध ही लगाता है। कितने दिन में लगाता है तो 88 दिन में लगाता है। कितना दिन में, 88 दिन में लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। महत्वपूर्ण कुछ अन्य तथ्य की बात करते हैं तो बुध सूर्य के सबसे निकट है। यह सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम सौरमंडल की सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि कौन है तो बुध ही है। कौन है तो बुध ही है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और यहाँ एक वर्ष कितना दिन का होता है तो 88 दिन का होता है। कितना दिन का होता है तो 88 दिन का होता है। वायुमंडल यहाँ का बहुत पतला है, ठीक है। इसीलिए दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा लगता है यहाँ पर, ठीक। हम नग्न आँखों से, यह नग्न आँखों से कम दिखाई देता है, ठीक है। यह नग्न आँखों से कैसे दिखाई देता है तो कम दिखाई देता है। यह किस देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो रोमन देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सदस्यों की कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष होता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो हर 2 वर्ष में, क्या हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। किस प्रकार का सदन है जी तो अस्थायी सदन है, ठीक। और इसकी चर्चा किस में है, इसकी चर्चा किस में है तो ये संसद की चर्चा आर्टिकल 19 में है, सरल से याद रखिएगा। राज्यसभा की चर्चा 80 में है और लोकसभा की चर्चा 81 में है। राज्यसभा की चर्चा किस में है तो 80 में है, ठीक। इसे भंग नहीं किया जा सकता है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 238 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। क्या, अगर 250 में से अगर 12 घटा दीजिएगा, 250 में से अगर 12 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 238। तो जो 238 सदस्य होते हैं वे निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। उपराष्ट्रपति इसके क्या होते हैं तो पदेन सभापति होते हैं। अभिन्न राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है जी तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है तो सीपी राधाकृष्णन है, ठीक। यह संसद का उच्च सदन है। क्या है तो संसद का उच्च सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटों की संख्या किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम बात करते हैं कि किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या का आवंटन की बात किया गया है तो वो 4थी अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है तो 4थी अनुसूची है। और 7वीं अनुसूची में क्या है तो शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है तो शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में क्या है तो इसमें भाषाओं की चर्चा है। कितने प्रकार की भाषाओं की चर्चा है तो 22 प्रकार की भाषाओं की चर्चा है। शुरू में 22 थे तो नहीं, शुरू में कितने थे तो केवल 14 थे। शुरू में कितने थे तो केवल 14 थे। अगर चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, अगर आंसर पता होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। तो ये चाणक्य है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है तो चाणक्य है, ठीक। कालिदास की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचना की बात करते हैं तो मेघदूतम हो गया, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, शकुंतलम, ठीक। मालिका अग्निमित्रम हो गया, मालिका अग्निमित्रम हो गया, ठीक। अगर हम बाण की कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें, अगर हम बाण भट्ट के कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें तो एक तो हर्षचरितम है, ठीक। एक तो हर्षचरितम है और दूसरा कादम्बरी है।
हर्षचरित, हर्षचरितम और दूसरा कादम्बरी है। कौन है? तो दूसरा कादम्बरी है। ठीक, पतंजलि को भारतीय व्याकरण का जो संस्कृत व्याकरण होता है उसको जनक कहा जाता है। ठीक है, पतंजलि को क्या कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक, सॉरी, संस्कृत व्याकरण का जनक हम बोल रहे हैं ना, ये तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि होते हैं। व्याकरण का जनक, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि। और जो पतंजलि का संबंध है, किससे संबंध है? तो ये योग से है। ठीक है, जो रामदेव बाबा योग सिखाते हैं उसी से संबंधित ये पतंजलि है। ठीक है, और संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत के जनक कौन है? व्याकरण के जनक की बात करते हैं तो ये पाणिनि है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हमारे चाणक्य हैं। इन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और किसके गुरु रहते हैं? तो ये चंद्रगुप्त के गुरु रहते हैं। किसके गुरु? तो चंद्रगुप्त के गुरु रहते हैं। और एक उस समय कहाँ पढ़ाते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या करते थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक, और अंतिम शासक कौन होता है? तो बृहद्रथ होता है। कौन होता है? तो बृहद्रथ होता है। और चंद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक आता है? तो चंद्रगुप्त की बात करते हैं बाद की, तो वो बिंदुसार होता है। कौन होता है? तो बिंदुसार होता है। और बिंदुसार के बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त के जो पोता होता है वो कौन होता है? तो चंद्रगुप्त का जो पोता होता है वो अशोक होता है। 3 नंबर पर आता है, देखिएगा ध्यान से। जो और लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, तो ये 3 नंबर पर आता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ग्रंथ में राज व्यवस्था का वर्णन है। इसमें किस व्यवस्था का वर्णन है? तो राज व्यवस्था का वर्णन है। कर प्रणाली का विवरण मिलता है। विदेश नीति के सिद्धांत मिलते हैं। जासूसी तंत्र का उल्लेख है। प्रशासनिक ढांचा का वर्णन है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या भारत का अगर हम सबसे बड़ा बांध की बात करते हैं तो वो कौन सा? अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और यह इसका कब बना हुआ, ये कब बनना इसका समाप्त हो जाता है, यानी कब पूरी तरीके से बन जाता है? तो 1957 में। फायदा क्या है जी? इससे तो बाढ़ नियंत्रण हो जाता है, सिंचाई के लिए उपयोगी है, जल विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। और यह मिट्टी का बांध है। किस प्रकार का बांध है? तो यह मिट्टी का बांध है। एशिया की अगर हम बात करते हैं, एशिया के बड़े बांधों में यह शामिल है। एशिया के क्या है? सबसे बड़े बांधों में से एक है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना होती है? तो योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? देखिए, पहले 3 के जो अध्यक्ष रहते हैं वो जवाहरलाल नेहरू, और बाद के 3 के जो अध्यक्ष रहती है वो कौन रहती है? इंदिरा गांधी रहती है। इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका समापन कब किया जाता है? तो इसका समापन 2015 में कर दिया जाता है। और इसके स्थान पर नीति आयोग बना। ठीक है, इसके स्थान पर कौन बनता है? तो नीति आयोग बनता है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक, क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कब घोषित किया जाता है? तो 1963 में घोषित किया जाता है। कब घोषित किया जाता है इसको? तो 1963 में घोषित किया जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो पावो क्रिस्टेटस है। क्या? पावो क्रिस्टेटस है। और यह वर्षा ऋतु में क्या करता है? नृत्य करता है। और यह भगवान कार्तिकेय का वाहन भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर लेते हैं, किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किए थे वो थे थॉमस मुनरे थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस चीज़ को लागू करते हैं? तो ये जमींदारी प्रथा को लागू करते हैं। जमींदारी प्रथा को। ठीक, और
जो महलवारी प्रथा को कौन लागू करते हैं? तो नाम था महलवारी को, क्या नाम था उनका? कौन है, केंजी था, ऐसे ही कुछ था। हाँ, महलवारी व्यवस्था के जो महलवारी प्रथा के जो क्या थे, महलवारी व्यवस्था के जो प्रतिपादक थे या फिर जनक थे, वो होल्ट मैकेंजी थे। महल में क्या होता है, होल होता था, ऐसे ध्यान रखिएगा। होल्ट होल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? तो होल्ट मैकेंजी थे। ठीक, होल्ट मैकेंजी थे। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति और डॉक्ट्रिन लैप्स, इसी का नीति, हड़प नीति का ही दूसरा नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति की शुरुआत करता है इसी के समय में। क्या होता है? प्रथम रेलवे का शुभारंभ होता है। रेलवे चलता है कब? 1853 में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य बनता है? तो सतारा बनता है। ठीक है, सतारा बनता है। इसी के समय में डाक व्यवस्था शुरू होता है। डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था। ठीक है, डाक व्यवस्था या फिर तार व्यवस्था की शुरुआत होती है। तार व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कॉर्नवालिस हो गया, थॉमस मुनरो हो गया, लॉर्ड वेलेजली हो गया। वेलेजली नहीं हुआ है, हाँ। वेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। वेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। और वारेन हेस्टिंग का एक लॉर्ड वेलेजली को क्या कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को ही भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है। क्या? सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का क्या कहा जाता है? तो इसको जनक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं और प्रथम कौन सा राज्य जो होता है जो सहायक संधि को अपनाता है? तो वो हैदराबाद होता है। कौन होता है? तो हैदराबाद होता है। हैदराबाद के निज़ाम जो होते हैं उसको क्या करते हैं? ये स्वीकार कर लेते हैं। कब स्वीकार करते हैं? तो 1798 में। 1798 में। ठीक है, इसमें क्या होता था? तो उस राज्य को अपना सेना नहीं रखना होता था, ब्रिटिश उसकी रक्षा करती थी। ठीक है, रेंट पर, मतलब वो एक प्रकार रेंट पर क्या करती थी? सेना मुहैया कराती थी, यानी सेना को उपलब्ध कराती थी। अगला प्रश्न है, रैयत वाली व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू की थी या मद्रास और बम्बई वाले क्षेत्र में लागू हुआ था? एक तरफ हम बम्बई की बात कर लेते हैं और दूसरे तरफ हम क्या किसकी बात कर लेते हैं? मद्रास की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों में कौन सा व्यवस्था था? तो रैयत वाली व्यवस्था था। इसमें किसान से सीधे क्या किया जाता था? सरकार को कर देते थे। जो किसान होते थे वे सीधे सरकार को कर देते थे। ठीक, जमींदारों की इसमें भूमिका नहीं थी। भूमि का मालिक किसान माना जाता था। कर नगद में देना पड़ता था। कर किस में देना पड़ता था? तो नगद में देना पड़ता था। किसानों पर बोझ इससे क्या हो गया? तो बढ़ हो गया। दक्षिण भारत में ये प्रथा फेमस थी। ठीक है, यह व्यवस्था ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। ठीक है, यह अस्थाई बंदोबस्त क्या थी? बिल्कुल अलग थी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करते रहते हैं, भारत का अगर हम सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बात कर लेते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर लीजिए। तो ये है गोवा। क्षेत्रफल पर आधार पर बात कर लेते हैं तो गोवा है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात कर लेते हैं तो कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। 1987 में इस राज्य का क्या होता है? गठन होता है। पहले पुर्तगाली उपनिवेश था और इसकी राजधानी कहाँ है? पणजी है। अगर मुख्य भाषा की बात कर लेते हैं तो क्या है? कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है। लौह अयस्क खनन होता है यहाँ पर। क्या होता है? तो लौह अयस्क खनन होता है। ठीक है, और यहाँ पर समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है। ठीक है, स्वतंत्र भारत से पहले ही यहाँ पे यूसीसी लागू है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में अभिन्न वर्तमान में यूसीसी लागू हुआ है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये शुरू होता है 1930 में। 1919 में क्या होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1942 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन और 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कौन सा आंदोलन चलता है? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बॉम्बे अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नाम महात्मा गांधी क्या थे? प्रमुख नेता के रूप में थे। लेकिन ऑपरेशन 0 आवर चलाकर प्रमुख नेताओं की क्या की जाती है? गिरफ्तारी कर ली जाती है। ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर चलाया जाता है।
0 आवर। और महात्मा गांधी को किस जेल में रखा जाता है? महात्मा गांधी हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, इनको आगा खां पैलेस में रखा जाता है। आगा खां पैलेस में आगे आगे चल रहे थे ना, तो इसलिए इनको आगा खां पैलेस में रखा दिया जाता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है। जवाहरलाल अगर नेहरू की बात करें तो इनको किस जेल में रखा जाता है? तो अल्मोड़ा जेल में। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इनको बांकीपुर जेल में रखा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी ने इसमें क्या किया था? नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह से यह शुरू होता है, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, 6 अप्रैल को नमक बनाया गया। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है। अंग्रेजी कानूनों का इसमें क्या किया जाता है? तो अंग्रेजी कानूनों का इसमें विरोध किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक जो चिन्ह है, इसको किसने डिजाइन किया है? सत्यजीत राय, उदय कुमार, रवि शर्मा या नंदलाल बोस? तो ये डिजाइन, ये रुपया को किसने डिजाइन करता है? तो उदय कुमार। कौन करते हैं? तो ये करते हैं उदय कुमार करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह 2010 में अपनाया गया। कब अपनाया गया जी? तो 2010 में अपनाया गया। देवनागरी र और रोमन आर का इसमें क्या है? मिश्रण है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें किस चीज़ का? एक तो र है और दूसरा आर का, ये क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक, इसमें 2 समानांतर रेखाएं हैं। कितने समानांतर रेखा है इसमें? 2 समानांतर रेखाएं हैं। यह तिरंगे का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है जी? तो यह तिरंगे का प्रतीक है। और यह आईआईटी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं, असम में है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी से क्या है? तो जुड़े हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसको मिला। अब सभी नोटों पर यह छपता है। ठीक है, चलो नवा प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, और यह प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? तो 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ है? यह बंधा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण से यह बंधा हुआ है। ठीक है, अपोलो मिशन, जो अपोलो मिशन का जो संबंध है इसी चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रयान जो 1 है, 2 है और 3 है। भारत द्वारा चंद्र मिशन जो है, चंद्रयान जो मिशन है, ये किस उपग्रह से संबंधित है? तो चंद्रमा से ही संबंधित है। ठीक है, क्या इसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है? तो नहीं, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से अपना प्रकाश लेती है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं लोकसभा में अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? तो लोकसभा में जो अधिकतम, अगर हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष तक ही हो सकता है। कितना होता है? तो 5 वर्ष के तक ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं, आपातकाल में अवधि बढ़ सकती है कितना? एक बार में 1 वर्ष। कितना बढ़ सकती है? तो एक बार में। और विधानसभा को भी क्या? विधानसभा के कार्यकाल को भी 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह पूछा हुआ प्रश्न है। विधानसभा के कार्यकाल को भी कितना बढ़ाया जाता, कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 352 अनुच्छेद में। किस में है? तो 352 अनुच्छेद में है। ठीक है, यह संसद का निचला सदन होता है, जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 पहले थी, लेकिन अब 550 हो गई है, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। स्पीकर इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला ही है। और धन विद्या की यहीं से शुरू होता है। धन विद्या की बात कर लेते हैं तो जब भी शुरू होता है तो लोकसभा से ही होता है। ठीक, सरकार इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? या फिर मंत्रिमंडल की बात करते हैं, ठीक है, या मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा की। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। यह लोकतंत्र का प्रमुख अंग है। ठीक है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो भारत में अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन से बात कर लेते हैं तो किससे संबंधित है जी? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लू जो रिवॉल्यूशन है मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसका जो उद्देश्य होता है मछली उत्पादन बढ़ाना होता है। क्या होता है? तो मछली उत्पादन को क्या करना होता है? तो बढ़ाना होता है। जलीय कृषि को बढ़ावा देना होता है। ठीक, 19वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना है। यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र है। गुप्त काल में यह स्थापित हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया।
वेनसंग यहाँ पढ़ने आया था, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र। और अगर हम बात कर लें कि बख्तियार खिलजी 1198 में इसको क्या कर लेता है, इसको नष्ट कर देता है और इसके पुस्तकालय में आग लगा देता है। अब इसका क्या हुआ है, तो पुनर्निर्माण हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो था भारी उद्योगों का विकास था। क्या था, कब से कब तक चलता है, तो 1956 से 1961 तक चलता है। 1956 से 1961 तक चलता है। 1956 से 1961 तक चलता है। कौन सा मॉडल होता था, पीसी महालनोबिस मॉडल होता है। तेज में बोलने पर थोड़ा लटपटा जाते हैं जी। कौन सा मॉडल होता था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या होता है, तो आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो नेहरू जी ही होते हैं। कौन होते हैं अध्यक्ष, तो नेहरू जी ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ प्रमुख है उद्योग धंधा की स्थापना किया जाता है। स्टील, 3 महत्वपूर्ण स्टील प्लांट की स्थापना किया जाता है। एक तो दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और राउरकेला हो गया। दुर्गापुर भिलाई हो गया और राउरकेला हो गया। दुर्गापुर किस राज्य में है, तो दुर्गापुर की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और किसकी सहायता से स्थापित होती है, तो ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गा जी के कितने हाथ होते हैं, तो 10 हाथ होते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, दुर्गा 10, ठीक, ब्रिटेन। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में 36 बिलाई रूस गई। ठीक है, यानी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। राउरकेला की बात कर लेते हैं तो राउरकेला किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। राउरकेला किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और किस देश की सहायता से स्थापित होती है, तो जर्मनी देश की सहायता से क्या होती है, यह स्थापित होती है। ठीक, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, आपको यह सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।